तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सफर इंग्लिश में। बच्चों, मेरा नाम राज सर है। बच्चों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये वीडियो लेक्चर में देखिए यूज ऑफ दिस एंड दैट। मैं आप लोगों के बीच में ये बच्चों बेसिक का बहुत छोटा सा यूज है जिसको हम दिस और दैट के नाम से जानते हैं। दिस और दैट का यूज करके बच्चों हम छोटे छोटे सेंटेंस का, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं। जैसे आपको सामने कोई छोटा सा सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस का आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा और बहुत ही आसान तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से उस चीज़ को आप ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो बच्चों, इसको शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस और यहाँ पर लिखा हुआ है दैट। बच्चों, दिस के नीचे देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये लिखा है यह और दैट के नीचे लिखा है वह। इसका ये सीधा सा मतलब यह है कि दिस का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है यह और दैट का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है वह। तो बच्चों, मैं इसका यूज मतलब इसका ट्रांसलेशन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिस का जो प्रयोग होता है हम कैसे समझेंगे या कैसे जान पाएंगे कि इस सेंटेंस में दिस का प्रयोग है कि दैट का। जैसे मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि दिस का हिंदी में अर्थ यह है और दैट का वह है। तो इस चीज़ को अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में बोला जाए कि यह मेरा घर है, तो सेंटेंस में आया हुआ है यह, तो इससे देखकर ही आप समझ जाएंगे कि यह आया है, तो इसका मतलब इस सेंटेंस में यूज होगा दिस का। और अगर मान लीजिए कि मैं कहूँ कि वह मेरा घर है, तो आप सेंटेंस को देखकर ही समझ जाएंगे कि वह शब्द आया है, तो इसका मतलब इस सेंटेंस में वह के लिए क्या यूज होगा, दैट का प्रयोग। लेकिन बच्चों, एक चीज़ और हम आपको एकदम स्पष्ट और क्लियर कर देना चाहते हैं कि दिस और दैट का जो प्रयोग होता है आप उस स्थिति में करते हैं, उस समय करते हैं जिस समय जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो चीज़ आपके सामने होना चाहिए। अगर आपके सामने वो चीज़ है तभी आप वहाँ पर दिस और दैट का प्रयोग करना उचित होता है। जैसे हम आपको बताएं कि यह और वह सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाएं। जैसे हम कहें कि यह मेरी कॉपी है, यह मेरा बैग है, तो कहने मात्र से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर व्यक्ति जो सामने बोल रहा है कि यह मेरा बैग है या मेरा पेन है, तो वो चीज़ जो बैग है, वो पेन है, वो आपके सामने है। अगर वो चीज़ आपके सामने नहीं है, उसकी तरफ आप इंडिकेट करके या संकेत करके नहीं बात करें, तो साफ साफ भाव क्लियर नहीं होता है, ये एक्सप्रेशन जो होता है भाव क्लियर नहीं होता है और वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों, जब चीज़ें हमारे सामने हो तभी वहाँ उसके सामने संकेत करके या इशारा करके हम बात करते हैं, तो हमें स्पष्ट रूप से ये क्लियर हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि वह मेरी साइकिल है, क्या कहेंगे बच्चों, वह मेरी साइकिल है। तो जब इस प्रकार से हम कहते हैं कि वह मेरी साइकिल है, तब वहाँ पर वह शब्द की अंग्रेजी दैट का प्रयोग करते हैं और साइकिल आपके सामने होती है। एक चीज़ और बच्चों, दिस का प्रयोग ना हम उस स्थिति में करते हैं जब जिसके बारे में या जिस वस्तु के बारे में आप बात कर रहे हैं वो वस्तु आपके नज़दीक होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए, नज़दीक, या जिसको हम कहते हैं पास में होना चाहिए। तभी तो हम कहते हैं कि यह मेरी कॉपी है, यह मेरा पेन है, यह मेरी मोबाइल है। ऐसा बोलने से लगता है कि वो जिसके बारे में बात हो रही है, चाहे कॉपी है, पेन है, मोबाइल है, वो आपके नज़दीक है। लेकिन बच्चों, अगर हम ऐसे कहें वह मेरा पेन है, वह मेरी मोबाइल है, तब इस स्थिति में ऐसा लगता है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस पेन के बारे में, जिस वस्तु के बारे में, वो हमसे थोड़ा सा दूर है। दूर तो हो लेकिन आपके सामने हो, इसीलिए हम वहाँ पर संकेत करके बात करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम छोटे छोटे चीज़ को, आपको हिंदी वाक्य दिया रहेगा और आपको उसको ट्रांसलेशन करके सिखाएंगे। एक चीज़ और बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्रांसलेशन के दौरान 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों, 3 प्रकार के। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। बच्चों, यहाँ पर देखिए, हम आपके सामने लिख भी रखे हैं, आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, आप देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं साधारण वाक्य। यहाँ निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अभी बच्चों, इस वीडियो लेक्चर के आगे थोड़ा जब वीडियो आगे बढ़ेगा तब हम आपको तीसरा जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको भी पढ़ाएंगे। तो बच्चों, किसी भी प्रकार का वाक्य हो,
आपको सेंटेंस की कैटेगरी पहचाननी होगी कि वो सेंटेंस अफर्मेटिव में है, मतलब साधारण वाक्य में है, निगेटिव में है, नकारात्मक वाक्य में है, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो बच्चों अब चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आपके सामने हम एक एक चीज़ को, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इसके बाद अभी आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कराया जाएगा। तो एक एक चीज़ को बड़े पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ एक एक चीज़ को हम आपको ट्रांसलेशन करके दिखा देते हैं और सिखा भी देते हैं। तो चलिए बच्चे टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों ट्रांसलेशन आपको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को देखिए यहाँ पर दिस और दैट के बारे में इसके डेफिनेशन के रूप में थोड़ा बहुत मैंने लिखा है। आपको पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, समझा देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन पर चलेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा है दिस का प्रयोग कैसे होता है, किसके साथ होता है, इसी को बताने के लिए यहाँ पर मैंने दिस और दैट को लिख दिया। तो बच्चों देखिए यहाँ पर दिस को लिखा है कि इसका प्रयोग यह के अर्थ में, किसके अर्थ में बच्चों, यह के अर्थ में, अर्थात दिस का अर्थ क्या होता है, यह होता है। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि इसका प्रयोग यह के अर्थ में किसी सिंगुलर व्यक्ति या वस्तु के साथ किया जाता है। दिस का प्रयोग हमेशा जब भी किसी के साथ, व्यक्ति या वस्तु के साथ होगा, वो सबसे बड़ी चीज़ आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो आपका सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर व्यक्ति या सिंगुलर वस्तु होगा, उसी के साथ किया जाएगा। अब इसको देख लो बच्चों, दैट का, अब इसके लिए कह रहे हैं कि इसका प्रयोग वह के अर्थ में, क्योंकि दैट का क्या अर्थ होता है, वह। तो इसका प्रयोग वह के अर्थ में किसी सिंगुलर व्यक्ति या वस्तु के साथ किया जाता है। तो बच्चों आपको बस इतना समझना है कि दिस हो चाहे दैट हो, इसका प्रयोग हमेशा व्यक्ति या वस्तु के साथ जब भी किया जाएगा तो वो व्यक्ति या वस्तु आपके सिंगुलर होने चाहिए। तो चलिए बच्चों इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, अब आपका हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, साधारण वाक्य है, और साधारण वाक्य का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, उसके लिए यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिया गया है। स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, स्ट्रक्चर दिया रहता है तो हमको ट्रांसलेशन करने में आसानी हो जाती है कि यहाँ पर जैसे जैसे ये वर्ड, मतलब शब्द दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन बैठाते जाते हैं, हमारा ट्रांसलेशन बनता चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में बोल रहा है कि सबसे पहले आपको दिस या दैट में से किसी एक को रखना है, फिर लगाना है इज या वाज में से किसी एक को, और अंत में रख देना है नेम, जो इसमें नाम आया रहेगा। एक चीज़ हम बच्चों और आपको बता दें कि दिस या दैट का हिंदी में अर्थ मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है कि दिस माने यह और दैट माने वह होता है। यह है इज और वाज, करेक्ट, इसमें से किसी एक को प्रयोग करना है। एक का मतलब आपको समझना होगा कि इज माने होता है और वाज माने होता है था। तो अगर आपके सेंटेंस में, आपके वाक्य में, ये दिया गया जो वाक्य है, अगर इसमें आया है तो आप लगाना इज, अगर आपके सेंटेंस में आया हुआ है था तो आप लगाइएगा वाज, और इसके लिखने के बाद जो आपका नाम बचा रहेगा उसको अंत में हम लिख देंगे। तो चलिए बच्चों एक दो ठो करेंगे ट्रांसलेशन तो आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ पर देखिए लिखा है यह राम है। अब इसका ट्रांसलेशन करने के लिए नियम कह रहा है, स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले आप दिस या दैट को रखिए। तो दिस या दैट हम कैसे रखेंगे बच्चों, सेंटेंस देखकर ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है यह, और यह की अंग्रेजी तो देखिए यहाँ पर बताया गया है दिस। तो अब इसका ट्रांसलेशन करते समय हम सबसे पहले लिखेंगे बच्चों दिस। अब दिस या दैट में से किसी एक को लगाने के बाद इज या वाज में से किसी एक को लगाएं। तो हमने आपको पहले बताया है कि अगर सेंटेंस में आया है तो आप लगाइएगा इज, और अगर यहाँ पर आया होता था तो आप लगाते वाज। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका होगा इज। अब देखिए यह की अंग्रेजी हो गया दिस, है की अंग्रेजी हो गया इज। अब बचा क्या, लास्ट में आपको नेम रखना है, और नेम में बचा है राम, तो राम, फिर अंत में नाम ही लिख देंगे। देखो बच्चों कितना आसान से अंग्रेजी बन गया, दिस इज राम, यह राम है। अब देखिए यह मेरा घर था। अब देखिए बच्चों इस सेंटेंस में आया हुआ है था, तो आप यहाँ पर इज या वाज में से किसको लिखेंगे, वाज को लिखेंगे। तो चलिए ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है यह, तो यह की अंग्रेजी बच्चों तो होता है दिस, तो आप लिखेंगे दिस। फिर दिस या दैट में से किसी एक को लिखने के बाद इज या वाज में से किसी एक को लिखेंगे। तो सेंटेंस देखकर ही बच्चों आपको पता चल जाता है कि इज आएगा कि वाज। तो यहाँ पर था है तो यहाँ पर आ जाएगा
वाज, दिस वाज। अब यह की अंग्रेजी दिस हो गया, था की अंग्रेजी वाज हो गया। अब बचा क्या, लास्ट में आपको नेम रखना है, और नेम में बच्चों जो बचा रहता है उसको लिख देते हो, वही आपका नेम होता है। तो देखिए बचा क्या है, मेरा घर। अब बच्चों मेरा घर की अंग्रेजी होता है माई हाउस। अब देखिए हो गया। अब आते हैं इस सेंटेंस में तीसरे नंबर पे, वह उसका मोबाइल है। अब बच्चों देखिए है आया है, जब है आया है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले नियम कर रहा है कि दिस या दैट में से किसी एक को लगाइए। तो मेरा अभी देखो ये वह शब्द आया है बच्चों, तो वह की अंग्रेजी तो यहाँ बताया गया था दैट होता है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे दैट। अब स्ट्रक्चर कर रहा है कि दिस या दैट में से किसी एक को लिखने के बाद इज या वाज में से किसी एक को लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों देखिए है आया है, तो आप लिखेंगे इज, दैट इज। अब नेम जो बचा है वही आपका नेम है। हमारा बचा है क्या, देखो वह की अंग्रेजी दैट हो गया, है की अंग्रेजी इज हो गया। अब बचा है बच्चों उसका मोबाइल। अब उसका मोबाइल की अंग्रेजी होगा यहाँ पर हिज माने हो जाएगा उसका, और मोबाइल की अंग्रेजी मोबाइल, जिसकी स्पेलिंग MOBILE होता है। ठीक बच्चों, अब जरा देखिएगा इस सेंटेंस को, वह अच्छा दुकानदार था। बच्चों देखिए सेंटेंस में था आया है, तो आपको तुरंत समझ जाना कि यहाँ पर वाज लगाना है। तो चलिए ट्रांसलेट करते समय यहाँ पर देखिए वह, तो वह की अंग्रेजी बच्चों लिखेंगे दैट। अब था आया है, तो नियम के हिसाब से आप इज या वाज में से किसी एक को लगाएंगे, तो यहाँ पर लग जाएगा आपका वाज। अब कह रहे हैं नेम लिखिए, तो बच्चों इसमें जो नेम है, नाम है, दैट की, यहाँ वह की अंग्रेजी दैट हो गया, था की अंग्रेजी वाज हो गया। अब बचा क्या नेम में, अच्छा दुकानदार। तो बच्चों आपको एक चीज़ जानना होगा कि अच्छा की अंग्रेजी गुड होता है, और दुकानदार की अंग्रेजी होता है शॉपकीपर। क्या होता है बच्चों, शॉपकीपर। तो चलिए लिख देते हैं अच्छा दुकानदार की अंग्रेजी गुड शॉपकीपर, SHOP शॉपकीपर, KEEPER। देखो बच्चों ये हो गया गुड शॉपकीपर, अच्छा दुकानदार। तो देखिए इस प्रकार से बड़े आसानी से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य कवर कर लिए। आते हैं यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में। अब बच्चों देखिए यहाँ निगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर आपके सामने दिया है। बच्चों पहले आपको हम बता दें निगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले कि निगेटिव सेंटेंस होता क्या है, नकारात्मक क्या होता है। बच्चों जिस सेंटेंस में नहीं शब्द लग जाता है ना, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह सेंटेंस था कि यह राम है, यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी सेंटेंस में अगर बच्चों हम निगेटिव बनाना चाहें तो इसी सेंटेंस में अगर नहीं शब्द लगा देंगे तो निगेटिव बन जाएगा। जैसे अगर हम कहें यह राम है, अफर्मेटिव में, निगेटिव में कहना हुआ तो कहेंगे यह राम नहीं है। इस सेंटेंस को कहेंगे यह मेरा घर था, निगेटिव में कहेंगे यह मेरा घर नहीं था। तो इसी प्रकार से बच्चों ये नकारात्मक वाक्य देखिए निगेटिव सेंटेंस यहाँ दिया गया है, और इसका स्ट्रक्चर भी दिया गया है। स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं फिर ट्रांसलेशन देखते हैं। स्ट्रक्चर बच्चों देखिए बहुत फ़र्क नहीं है, जैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था सेम वैसे हुआ है, केवल निगेटिव हो जाने की वजह से इस स्ट्रक्चर में केवल यहाँ इज या वाज के तुरंत बाद यहाँ पर बच्चों देखेंगे नॉट जुड़ गया है। नॉट लग जाने से ये निगेटिव सेंटेंस हो जाता है और ये स्ट्रक्चर निगेटिव हो गया। दिस या दैट सबसे पहले आएगा, फिर इज या वाज जैसे अफर्मेटिव में आ रहा था वैसे आएगा। नॉट लगेगा क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगेगा, और फिर लास्ट में जो नाम रहेगा उसको हम लिख देंगे। तो बच्चों देखिए आपके सामने यहाँ पर मैंने सेंटेंस पहले से लिख रखा है। चलिए एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं। बच्चों पहला सेंटेंस कह रहा है कि वह बहुत ऊंचा मंदिर नहीं था। ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है बच्चों, पहले दिस या दैट में से किसी एक को लिखेंगे। तो हम कैसे जानेंगे कि दिस आएगा कि दैट? सेंटेंस में वह शब्द आया है तो वह की अंग्रेजी तो दैट होता है, तो अब हम लिखेंगे पहले दैट। अब दिस या दैट में से कोई एक आ गया, फिर इज या वाज में से किसी एक को लिखेंगे। इज या वाज में से किसी एक को लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर था लिखा है तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर वाज आएगा। अब चूंकि स्ट्रक्चर बोल रहा है कि इज या वाज के तुरंत बाद नॉट लगाइए। क्यों लगाइए? क्योंकि हमारे सेंटेंस में नहीं शब्द आया हुआ है। तो अब हम लगा देंगे नॉट। अब नेम, अब जो इसमें नेम आया है अब उस नेम को अंग्रेजी बना के लिखेंगे। तो बच्चों देख लीजिए, पहले वह की अंग्रेजी दैट हो गया, था की अंग्रेजी वाज हो गया, नहीं की अंग्रेजी नॉट हो गया। अब बचा क्या मेरे पास? बहुत ऊंचा मंदिर, यही शब्द बचा है। तो बहुत ऊंचा मंदिर का अंग्रेजी लिखते समय आपको बहुत आराम से अंग्रेजी बन जाएगी। बहुत की अंग्रेजी बच्चों होता है वेरी, ऊंचा की अंग्रेजी होता है हाई,
और मंदिर की अंग्रेजी बच्चों क्या होता है? टेम्पल। क्या होता है? टेम्पल। इसकी स्पेलिंग होता है TEMPLE। देखिए, वह बहुत ऊंचा मंदिर नहीं था, इसका अंग्रेजी बन गया दैट वाज नॉट वेरी हाई टेम्पल। अब बच्चों देखिए अगला नाम लेते हैं अगला ट्रांसलेशन के लिए, वह एक हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, इस सेंटेंस में पहले हम लिखेंगे दिस या दैट को, तो दिस या दैट कैसे जानेंगे कि दिस आएगा कि दैट? सेंटेंस ही बता देता है। देखिए यहाँ पर वह लिखा है तो दैट का प्रयोग हो जाएगा। अच्छा बच्चों, इसके बाद ई जाएगा कि वाह जाएगा? सेंटेंस में देखिए है शब्द आया तो इसका मतलब ई जाएगा। चूंकि निगेटिव सेंटेंस है इसलिए ई आवाज के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट। अब कह रहा है स्ट्रक्चर की नेम रख दीजिए। देखिए बच्चों, ट्रांसलेशन करते समय आपको स्ट्रक्चर देखते रहना, स्ट्रक्चर ही बताता है कि आपको सबसे पहले क्या रखना है। जैसे इसमें कह रहा है सबसे पहले दिस या दैट रखिए, फिर क्या बता रहा है इज या वाज कह रहा है रखिए, फिर क्या कह रहा है नॉट रखिए, और लास्ट में जो नेम आया है उसे रख दीजिए। तो चलिए उसके हिसाब से यहाँ पर हम नॉट तक पहुँच गए हैं, नॉट हमने रखा। अब कह रहा है नेम रखिए, तो इसमें नेम बचा है एक हॉस्पिटल। तो एक हॉस्पिटल का मतलब ए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की स्पेलिंग होता है HOSPITAL। ये हो गया। अब बच्चों अगला ट्रांसलेशन देखते हैं सेंटेंस, यह मेरा घर नहीं है। है वाला सेंटेंस है तो मतलब इज का प्रयोग होगा, लेकिन सबसे पहले हमें रखना दिस या दैट, तो यह है तो बच्चों हम लगा देंगे पहले दिस। ये दिस क्यों लगा? क्योंकि यह आया है। अब इज आवाज में से तो आएगा यहाँ पर इज। चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए लग जाएगा आपका नॉट। अब बच्चों कह रहा कि नेम रखिए, तो जो इसमें नेम आया है वह है मेरा घर। मेरा घर की अंग्रेजी आप लिखेंगे बच्चों माई हाउस। फुल स्टॉप लगा देंगे, ये आपका सेंटेंस हो गया पूरा। अब बच्चों निगेटिव सेंटेंस का अंतिम सेंटेंस देखते हैं, यह अच्छा मोबाइल नहीं था। बच्चों देख रहे हैं यह था आया है, तो था आया तो इसका मतलब वाज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम यह की अंग्रेजी लिखते हैं दिस, और फिर इज या वाज में से, तो यहाँ पर था आया है तो वाज लगाएंगे। इसके बाद बच्चों निगेटिव सेंटेंस है, नहीं आया है तो नहीं की अंग्रेजी तो नॉट होता है, यहाँ पर लगा देंगे नॉट। अब स्ट्रक्चर बोल रहा है कि आप अंतिम में नेम लिखिए, तो इस सेंटेंस में बच्चों नाम आया है अच्छा मोबाइल। अब अच्छा मोबाइल की अंग्रेजी लिखते समय आपको घबराना नहीं, बहुत आसानी से बन जाएगा। अच्छा की अंग्रेजी होता है गुड, और मोबाइल की अंग्रेजी मोबाइल होता है MOBILE। तो देखिए बच्चों कितना आसानी से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी कवर कर लिए और निगेटिव सेंटेंस में। अब बच्चों मैं आपके बीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया जा रहा हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब रोक दो। तो बच्चों देखिए हम आप लोगों के बीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर आए हैं। ये देखिए अफर्मेटिव निगेटिव कंप्लीट हो गया है। अब आपके सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यहाँ रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 ये क्यों लिखा गया है मैं आपको बता दूं बच्चों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे। एक रूल नंबर 1 के अंतर्गत स्ट्रक्चर है, जिसमें स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले इज या वाज में से एक को रखना है, फिर दिस या दैट को रखना है, और लास्ट में नेम रखना है जो इससे पहले हो रहा था। यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं कि रूल नंबर 2 के अंतर्गत जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड है, फिर इज या वाज में से किसी एक को रखना है, फिर दिस या दैट को रखना है, नॉट लगाना है, और फिर नेम रख देना। अगर सेंटेंस में नहीं वाला सेंटेंस आया है तो आपको नॉट रखना है, नहीं तो नहीं रखना है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं। एक चीज़ और हम आपको बताएं, इंट्रोगेटिव का जो फर्स्ट रूल होता है ना, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल में जो हिंदी में वाक्य होते हैं, पहले उसको हम आपको बता देते हैं कि हिंदी में वाक्य कैसे कैसे होते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा कि जो हिंदी में वाक्य होते हैं ना, ऐसे वाक्य की शुरुआत मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो रूल नंबर 1 होता है, ऐसे वाक्यों का शुरुआत क्या से होता है। किससे होता है बच्चों? क्या से कोई भी सेंटेंस है आप उसको क्या पहले बोलेंगे, तब उसके बाद सेंटेंस को बोलेंगे। जैसे अभी इसके पहले था कि यह राम है, अफर्मेटिव सेंटेंस में था यह राम है। अब इसी सेंटेंस को आप क्या से बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? इस प्रकार से, क्या यह राम है। जैसे अभी कह रहे थे कि यह मार्कर है, इसको इंट्रोगेटिव के फर्स्ट रूल में कहेंगे क्या यह मार्कर है।
इसका मतलब ये है बच्चों कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट होगा तो उसमें वाक्य क्या से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं बच्चों, क्या से शुरू होते हैं। और इसका सबसे बड़ा खासियत और सबसे बड़ा रूल होता है कि वाक्य भले से क्या से चालू होगा, लेकिन ट्रांसलेशन बच्चों व्हाट से नहीं चालू होता है, बल्कि इज या वाज से चालू होगा। तो चलिए एक एक चीज को देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए जिसे लिखा है क्या वह राम है, तो अब इसका ट्रांसलेशन बच्चों के दिमाग में आ जाएगा कि क्या वह राम है, तो क्या से सेंटेंस की शुरुआत है, तो ट्रांसलेशन व्हाट से कर देते हैं, गलत हो जाएगा। कभी भी अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रहा है तो ट्रांसलेशन कभी भी व्हाट से नहीं होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर स्ट्रक्चर इसीलिए आपके सामने लिखा गया है कि आप गलती ना करें, आपको कन्फ्यूजन ना हो, और आप स्ट्रक्चर को देखते हुए जैसे जैसे स्ट्रक्चर बोल रहा है वैसे वैसे आप ट्रांसलेशन करते जाइए, आपको सब बनाने आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या वह राम है, तो इसमें आपको इज या वाज में से किसी एक को रखना है। तो बच्चों इज रखें कि वाज रखें, आप सेंटेंस देखकर ही पता लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए है आया है, इसका मतलब है कि इसमें आएगा इज। और हम आपको बता दें बच्चों इस क्या की अंग्रेजी इसमें नहीं लिखी जाती है, ठीक ना, आप ये कंफ्यूज मत होना। तो चलिए पहले इज आ गया, अब हम लिखेंगे दिस या दैट में से किसी एक को। तो सेंटेंस देखकर पता कर लीजिए कि दिस आएगा कि दैट। यहाँ पर वह लिखा है तो इसका मतलब कि आ जाएगा बच्चों दैट। अब लगाना है नेम। अब इसमें जो नाम आया है, क्या की अंग्रेजी तो लिखी नहीं जाती है, वह की अंग्रेजी दैट हो गया, है की अंग्रेजी इज हो गया, बचा राम। अब इसी को लिख देंगे राम। और एक चीज़ और बच्चों, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में ये क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत माना जाता है, गलत हो जाता है। तो चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं बच्चों। क्या वह पागल आदमी है, तो ऐसे सेंटेंस जब भी क्या से वाक्य की शुरुआत हो तो आप व्हाट शुरू में नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है नियम कि इज या वाज लगाइए। तो सेंटेंस देखकर पता करेंगे कि है आया है तो सबसे पहले आएगा इज। इज के तुरंत बाद अब कह रहे हैं कि दिस या दैट में से किसी एक को लगाइए। तो सेंटेंस में वह आया है तो इसमें भी आ जाएगा आपका दैट। इसके बाद जो नेम आया है अब वो नाम रख दीजिए। तो देखो क्या की अंग्रेजी तो लिखना नहीं है, वह की अंग्रेजी दैट हो गया, है की अंग्रेजी इज हो गया, बचा क्या पागल आदमी। पागल आदमी को पागल की अंग्रेजी होता है बच्चों मैड, और आदमी की अंग्रेजी मैन। और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाते बच्चों सेंटेंस गलत हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्या यह तुम्हारी बहन थी, तो अब इस सेंटेंस में क्या करें तो लिखना नहीं, लेकिन ट्रांसलेशन की शुरुआत इज या वाज से होगा। तो सेंटेंस देख लेते हैं पहले इज आएगा कि वाज। तो हमने आपको पहले बता दिया है अगर सेंटेंस में है आया है तो इज लगाइए, और था आया है या थी आया है तो आप वाज को लगाइए। तो देखिए यहाँ पर थी आया है तो यहाँ पर लगेगा वाज। अब दिस या दैट में से किसी एक को लगाना है, तो यहाँ पर आया है यह, तो यह की अंग्रेजी। और यहाँ पर भाई बच्चों देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया गया है कि दिस देख रहे हैं ना, दिस के सामने लिखा है कि इसका प्रयोग यह के अर्थ में, किसके अर्थ में बच्चों, यह के अर्थ में। तो कह रहे हैं कि इसका प्रयोग मतलब दिस का जो प्रयोग होगा यह के अर्थ में किसी सिंगुलर व्यक्ति या वस्तु के साथ किया जाता है। हमने आपको शुरू में भी बताया था कि जिसके सामने आप इंडिकेट करके या संकेत करके बात कर रहे हैं वो कोई आपका सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अब यह की अंग्रेजी लिख लेंगे दिस। अब थी की अंग्रेजी हो गया वाज, यह की अंग्रेजी दिस, बचा क्या तुम्हारी बहन। अब तुम्हारी बहन की अंग्रेजी में बच्चों यहाँ पर तुम्हारी की अंग्रेजी योर, और सिस्टर लिख देंगे, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। अब बच्चों आते हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 में स्ट्रक्चर आपके सामने है, लेकिन रूल नंबर 2 में सेंटेंस कैसे कैसे होते हैं पहले इसको हम आपको बता देते हैं। देखिए बच्चों जब इंट्रोगेटिव का सेकेंड रूल चालू होता है तो सेकेंड रूल में क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं प्रश्नवाचक शब्द, आप बेसिक के स्टूडेंट्स हैं बच्चों, आपको क्वेश्चन वर्ड का जानकारी होना चाहिए कि प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं। तो हम आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू जल्दी जल्दी बता देते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं। आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि इन्हीं को क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। आप क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, किसके साथ, यही तो होते हैं क्वेश्चन वर्ड। फिर से सुनिएगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके साथ, ये जितने भी वर्ड हैं इसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। और
एक चीज़ बता दे बच्चों कि ये जितने क्वेश्चन वर्ड है ना, अगर वाक्य के बीच में कहीं भी आए हैं, कोई सेंटेंस दिया जाए आपके सामने और वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन करते समय उसी क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। फिर इज या आवाज को लिखते हैं, फिर दिस या दैट किसी को लिखते हैं। हाँ, एक चीज़ और बच्चों, अगर सेंटेंस में कहीं भी निगेटिव है, मतलब नहीं शब्द आया है, तो दिस या दैट के बाद नॉट लगाते हैं और अंतिम में आप नेम लिख देते हैं। तो चलिए बच्चों, एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि वह क्या है। वह क्या है में यहाँ पर देखो बच्चों, वाक्य के बीच में क्या शब्द आया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही रखेंगे, अर्थात इस क्या की अंग्रेजी को लिखेंगे, और इस क्या की अंग्रेजी तो होता है व्हाट। व्हाट के तुरंत बाद बच्चों इज या वाज में से किसी एक को रखेंगे, तो सेंटेंस में आया है तो लगा देंगे इज। इसके बाद ये कह रहा है कि नॉट लगाइए। बच्चों नॉट हम तभी लगाएंगे जो हमारे सेंटेंस में कहीं नहीं शब्द आया रहेगा, तो नहीं तो आया नहीं है तो इसको छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे नेम के पास। तो इसमें अब आपका एक चीज़ मिस हो गया बच्चों, यहाँ पर दिस या दैट को आप इज या वाज के तुरंत बाद दिस या दैट को लगाएंगे, तो यहाँ पर वह आया है तो लगाएंगे दैट। ठीक, अब इसके बाद इसमें बच्चों लास्ट में कह रहे हैं कि नेम को लिखिए। तो इस सेंटेंस में देख रहे हैं बच्चों कोई नाम नहीं आया है, क्योंकि क्या की अंग्रेजी व्हाट हो गया, है की अंग्रेजी इज हो गया, वह की अंग्रेजी दैट हो गया। अब देखिए कोई वर्ड यहाँ पर बचा नहीं है, अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। वह क्या है, व्हाट इज दैट। अब इसमें देखिए यह कैसा लड़का था। अब इसमें यह कैसा लड़का था में सबसे पहले बच्चों देखिए क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड आपको पहले रखना है, कैसा की अंग्रेजी होता है हाउ। इसके तुरंत बाद इज या वाज में से कोई एक लगाएंगे, तो बच्चों यहाँ पर देखिए था आया है, तो था जब आया है तो यहाँ पर लगा देंगे वाज। अब दिस या दैट में से किसी एक को रखेंगे, सेंटेंस में यह आया है तो लगेगा दिस। अब नॉट लगाइए, नॉट तभी रहेगा जब इस सेंटेंस में नहीं आया है, तो नहीं तो शब्द आया नहीं है, तो इसको छोड़ के आगे आ जाएंगे नेम पर। अब नेम में बच्चों यहाँ पर देखिए कि लड़का शब्द आया है, तो लड़का को बॉय बोलते हैं और लगा देंगे अंतिम में क्वेश्चन मार्क। तो हाउ वाज दिस बॉय, ये ट्रांसलेशन बन जाएगा। यह कौन है। अब देखिए इस सेंटेंस में बच्चों आपका क्वेश्चन वर्ड कौन है, तो कौन की अंग्रेजी आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं। कौन को कहते हैं हु। क्या कहते हैं बच्चों, हु। इसके तुरंत बाद यह क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका। फिर इज या वाज में से किसी एक को रखेंगे, तो इसमें आया है तो लगेगा इज। अब बच्चों दिस या दैट में से किसी एक को लगाइए, तो यहाँ पर देखिए यह आया है तो क्या लगेगा दिस। इसके बाद बच्चों नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं शब्द देख लीजिए कहीं नहीं आया है। तो अब रखेंगे नेम। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों, इस सेंटेंस में नेम भी कोई नहीं आया। देखिए यहाँ पर यह की अंग्रेजी दिस हो गया, है की अंग्रेजी इज हो गया, कौन की अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड था हु हो गया। अब कोई वर्ड ही नहीं बचा है, इसमें कोई नेम ही नहीं है, इसलिए आपका सेंटेंस हो गया पूरा, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा है वह पागल कैसे है। वह पागल कैसे है, तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हाउ, क्योंकि हाउ माने होता है कैसे। क्वेश्चन वर्ड के बाद इज या वाज लगेगा, है तो लगा दीजिए इज। और इसके बाद अब दिस या दैट में से रखिए, तो यहाँ पर वह है तो बच्चों लगा देंगे दैट। नॉट नहीं लगेगा क्योंकि सेंटेंस में कहीं भी नहीं आया है। और आएंगे नेम पर, तो यहाँ पर बच्चों नेम में आया है पागल, तो यहाँ पर पागल की अंग्रेजी कहते हैं मैड। अब ये आपका सेंटेंस हो गया पूरा, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों हम आपके लिए यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो नहीं वाला सेंटेंस आता है, यहाँ पर लिख के ट्रांसलेशन करके दिखा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर में नॉट तो है, लेकिन अभी भी किसी भी सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं आया। तो यहाँ पर एक सेंटेंस हम लिख दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम सेंटेंस आपके सामने लिख दे रहे हैं कि वह क्या नहीं है। वह क्या नहीं है। अब इसका ट्रांसलेशन बच्चों करते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हम रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड मेरा है क्या, जिसकी अंग्रेजी होती है व्हाट। इसके बाद इज या वाज में से किसी एक को रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए है शब्द आया है तो हम लिख देंगे इज। इसके बाद दिस या दैट में से किसी एक को रखिए, तो सेंटेंस में वह शब्द आया है तो दैट लगाओ बच्चों। इसके बाद अब नियम करा कि नॉट लगाइए, तो अब आप देखिए सेंटेंस में नहीं शब्द आया है तो आप इस नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखेंगे। अब नेम, अब बच्चों नेम रखने के लिए देखिए सेंटेंस में कहीं भी नेम नहीं आया है, इसलिए हम यहाँ पर हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा पूरा व्हाट इज दैट नॉट। ठीक है।
अब नेम नहीं आया, देख लीजिए, वह की अंग्रेजी दैट हो गया, है की अंग्रेजी इज हो गया, क्या की अंग्रेजी व्हाट हो गया। अब यहाँ पर बचा ही नहीं, तो इसलिए हमारे ये ट्रांसलेशन हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बन गया ट्रांसलेशन। देखिए बच्चों कितने आसान तरीके से, कितने सिंपल तरीके से हम आपको आज इस वीडियो लेक्चर में दिस और दैट का यूज सिखा दिए। बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। चलिए बच्चों, अब इसी उम्मीद के साथ कि अगले वीडियो लेक्चर में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।